दोस्तों मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एथन होता है जो घने जंगलात में जख्मी पड़ा होता है। ईथन नहीं जानता था वो इस जंगल में किस तरह पहुंचा। वो लड़खड़ाते हुए एक टाउन में पहुंच जाता है और इस टाउन का नाम वेवर्ड पीनेस होता है। टाउन के लोग उसे देखकर अजीब नज़रों से घूरते हैं। उसके बाद ईथन एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और एक लेडी से पूछता है कि वो कहां पर पहुंचा है और ये कहने के बाद वो नीचे गिर जाता है। दोस्तों अगले सीन में हम ईथन को एक हॉस्पिटल में देखते हैं और वो नर्स से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। वो उसे बताती है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद नर्स उसे रेस्ट करने को बोल रही थी लेकिन वो अपने पार्टनर के बारे में पूछ रहा था। नर्स उसके जवाब में उसे कहती है कि कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई और उसका सारा सामान पुलिस स्टेशन में है। लेकिन ईथन को वो सामान चाहिए था इसलिए वो वहाँ से रवाना हो गया पुलिस स्टेशन के लिए। जब ईथन पुलिस स्टेशन आता है तो पुलिस स्टेशन बंद होता है और ईथन सामान लिए बगैर वहाँ से वापस चला जाता है। दोस्तों उसके बाद ईथन एक बार में चला जाता है और दूसरे सीन में देखते हैं कि ईथन का बॉस जिसका नाम एडम होता है उसकी पत्नी टेरिसा उसे बता रहा होता है कि कार एक्सीडेंट में उसकी मौत वाक़ई हो गई है लेकिन उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। दोस्तों ईथन बार में एक लड़की जिसका नाम बवर्ली होता है उससे मदद मांगता है ताकि वो अपने घर वालों से कांटेक्ट कर सके लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं हो पाया। दोस्तों बवर्ली ईथन को अपना एड्रेस देती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। ईथन उसे बताता है कि वो अपने दो फेलो एजेंट को तलाश कर रहा है। उन दोनों में एक एवंस है और दूसरी कैट जो कि उससे प्यार करती है। दोस्तों जब ईथन उस एड्रेस को फोल्ड करता है तो उस पर लिखा होता है कि इस शहर में पतंगों की आवाज़ नहीं आती। लेकिन ईथन जब वहां से बाहर आता है तो उसे पतंगों की आवाज़ आती है और वो वहां पर एक स्पीकर देखता है। ईथन जब बवर्ली के दिए गए एड्रेस पर पहुंचता है तो वहां पर एवन की लाश देखता है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहां पर एवन का सामान लेने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं देते। वो कंपनी की तरफ कॉन्टैक्ट करता है लेकिन फिर भी उसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता। दोस्तों ईथन दोबारा उस बार में चला जाता है ताकि वो बवर्ली से मिल सके लेकिन उसे बवर्ली नहीं मिलती और कोई दूसरा आदमी मिल जाता है। वो आदमी ईथन को ज़ोरदार से पंच मारता है और ईथन वहाँ पर बेहोश हो जाता है और दूसरे ही लम्हे वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में देखता है। इसके बाद हॉस्पिटल में ईथन को एक साइकियाट्रिस्ट मिलता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें सर्जरी की ज़रूरत है। वो ईथन से कहता है कि तुम्हारे दिमाग में ब्लड क्लॉट है। वो उसे ज़बरदस्ती बेहोश करता है और ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। जब वो उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे होते हैं तो अचानक उसे बवर्ली नज़र आ जाती है और वो उसे ले जाती है। दोस्तों बवर्ली उसे एक टाउन में ले जाती है जहाँ पर एक पुराना घर होता है। वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर 1919 से रह रही है। वो आज तक यहाँ से आज़ाद नहीं हो पाई और एमन का भी यही हाल हुआ था। दोस्तों ईथन बेहोशी की हालत में होता है और बवर्ली उसे बताती है कि 2014 का साल है। जब उसे होश आता है तो उसे बवर्ली कहीं नज़र नहीं आती। इधर ईथन के बॉस को ईथन की गाड़ी में ईथन की डेड बॉडी नहीं मिलती। दोस्तों उसके बाद ईथन कैट को एक पार्टी में देखता है। कैट अपनी उम्र से बड़ी नज़र आ रही होती है और ईथन उसके पीछे उसके घर में चला जाता है। दोस्तों जब ईथन कैट के घर दरवाज़ा नॉक करता है तो कैट का हस्बैंड बाहर आ जाता है और कैट उसे बोलती है कि तुम मेरा पीछा मत करो। कैट ईथन को पहचानने से इनकार कर देती है और इस टाउन की हाई अलर्ट सिक्योरिटी के बारे में उसे बताती है। वो इसे कहती है कि हर तरफ कैमराज लगे हुए हैं और वो यहाँ पर 12 साल से रह रही है। उसके बाद दोस्तों ईथन वहाँ से भागता है, एक गाड़ी चुराता है लेकिन जब वो गाड़ी ले जाता है तो देखता है कि वो फिर उसी टाउन में पहुँच गया है। और फिर दोस्तों ईथन वहाँ पर गाड़ी छोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और बहुत बड़ी एक वाल होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर लगे होते हैं जिनको क्रॉस करना लगभग नामुमकिन है। उसी समय शेडेफ सामने आ जाता है और उसे कहता है कि तुमने गाड़ी चोरी की है। ईथन उसे बताता है कि वो एजेंट है लेकिन वो इसकी बात का यकीन नहीं करता और फिर ईथन अपने दोस्त की डेड बॉडी के पास पहुँच जाता है। दोस्तों ईथन की नज़र अपने दोस्त के बूट पर पड़ती है और उसे एक डायरी नज़र आती है। वो उसे छूने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर शेडेफ गन लेकर आ जाता है और उसे यहाँ से बाहर जाने को कहता है और उसे बताता है कि यहाँ पर चेकिंग करने वाली टीम आ रही है। उसके बाद ईथन उसी बार में चला जाता है। दोस्तों ईथन जब बार में पहुँचता है तो वहाँ पर बवर्ली को देखता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है और फिर उसे गले लगा लेता है। ईथन बवर्ली से एवंस के बारे में पूछने के लिए मीटिंग फिक्स करता है। उसके बाद ईथन दोबारा कंपनी की तरफ कॉल करता है लेकिन उसे पता चलता है कि कॉल ऑपरेटर भी फ्रॉड है। दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि ईथन दोबारा कैट को मिलने जाता है जो एक टॉय स्टोर में काम करती है। ईथन कैट से उसके पास्ट के बारे में पूछता है लेकिन कैट उसे बताती है कि इस टाउन का यही कानून है, यही नियम है कि अपने पास्ट के बारे में नहीं बताना है। दोस्तों उसके बाद ईथन एवन की बीवी के पास चला जाता है और उससे एवन के बारे में पूछता है। एवन की बीवी कहती है कि उसने अपने शौहर को खुदकुशी करते हुए अपनी आंखों से देखा है।
दोस्तों उसके बाद ईथन शेडेफ से मिलता है और उससे एवन की डेड बॉडी के बारे में पूछता है। दोस्तों शेडेफ उसे बताता है कि ईथन की डेड बॉडी हॉस्पिटल में ले गए हैं और फिर ईथन हॉस्पिटल चला जाता है और वो डायरी देखता है। दोस्तों उसके बाद एथन अपनी बीवी टेरेसा और बेटे बेन को हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में देखता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और ईथन को वहाँ पर एक वही साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मिल जाता है। वो डॉक्टर ईथन को दोबारा सर्जरी के लिए बोलता है। दूसरी तरफ ईथन की बीवी और उसका बेटा ईथन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बीन अपनी माँ से कहता है कि शायद उसका बाप कैट को लेकर भाग गया है। ईथन की बीवी ईथन के बॉस को कॉल करती है और उससे ईथन के बारे में पूछती है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता चलता। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईथन और बवर्ली अपनी तयशुदा जगह पर मीटिंग के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों बवर्ली ईथन को एक पुराने घर में ले जाती है और उसे बताती है कि उसकी बॉडी में एक ट्रैकिंग चिप है, कि वो ट्रैकिंग चिप वहां से निकाल दे। तो ईथन उसकी ट्रैकिंग चिप निकाल देता है। बवर्ली बताती है कि शेरिफ ऑर्नर ने ही एवन की जान ली थी, क्योंकि एवन टॉन के सीक्रेट के बारे में जान चुका था। दोस्तों इसके बाद ये कैट और उसके शौहर को मिलते हैं। कैट और उसका शौहर उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। ईथन उनकी बात मान लेता है और दूसरे दिन ट्रैकिंग चिप अपने बेड के नीचे रखकर बाहर चला जाता है। दोस्तों एवन के बनाए गए नक्शों में एक पैकेज को घने जंगल में छुपाया गया है। दोस्तों ईथन को वो पैकेज मिल जाता है, तभी वो शेरिफ को दूर से देखता है कि वो किसी पर गोली चला रहा है। अगले सीन में ईथन और बवर्ली कैट के घर डिनर के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन ईथन बाथरूम के बहाने कैमरों को चेक करता है। उसके बाद बवर्ली उन्हें कहती है कि उसकी बेटी ने रूल तोड़ दिए हैं, इसलिए उसे वहां से जाना पड़ा। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। जब वो टाउन को वहां से छोड़ते हैं तो पूरे टाउन के मोबाइल एक साथ बजने लगते हैं, जिसका मतलब साफ हो चुका है कि ये दोनों एक्सपोज हो चुके हैं। टाउन के सभी लोग ईथन का पीछा करते हैं, लेकिन ईथन किसी घर में जाकर छुप जाता है। लेकिन बदकिस्मती से बवर्ली पकड़ी जाती है। शेरिफ बवर्ली को अरेस्ट कर लेता है। दोस्तों क्योंकि बवर्ली उस टाउन को छोड़ना चाहती थी, इसलिए शेरिफ उस टाउन वालों के सामने उसे सजा देने वाला था। दोस्तों हैरानगी वाली बात ये होती है कि ईथन ये सब कुछ देख रहा होता है और शेरिफ टाउन वालों के सामने बवर्ली को मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईथन की बीवी और उसका बेटा ईथन की तलाश में निकलते हैं। ईथन की बीवी टेरेसा उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर ईथन को आखिरी बार देखा गया था। दोस्तों उन्हें कंपनी वालों से पता चलता है कि ईथन को बेवर्ड के टाउन में देखा गया है। दोस्तों ईथन की बीवी बेवर्ड टाउन की तरफ रवाना हो रही होती है कि रास्ते में शेरिफ उन्हें मिल जाता है और बात करने के बहाने ऑयल की वायर काट देता है। दोस्तों उसके बाद हम टाउन में फूड लाने वाली गाड़ी को देखते हैं। ईथन उस गाड़ी को देखकर उसके अंदर चला जाता है ताकि वो टाउन से बाहर निकल सके। गाड़ी के रुकते ही ईथन खुद को एक बहुत बड़े और पुराने वेयर हाउस में पाता है और चारों तरफ उसके पुरानी गाड़ियां खड़ी होती हैं। ईथन उन गाड़ियों को देखता है, लेकिन उन गाड़ियों में उसकी बीवी की एक गाड़ी होती है। वो उस गाड़ी में चला जाता है और अपनी बीवी का सामान देखता है। ये सब कुछ देखकर ईथन परेशान हो जाता है। तभी अचानक शेरिफ आ जाता है और उसकी और ईथन की लड़ाई शुरू हो जाती है। दोस्तों शेरिफ ईथन को बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है और फिर ईथन को हम हॉस्पिटल में देखते हैं। वहाँ पर खड़ी एक नर्स ईथन को बताती है कि उसकी फैमिली महफूज है और एक नए घर में रहती है। दोस्तों उसके बाद ईथन को बवर्ली के घर भेज देते हैं, जहाँ पर वो अपनी बीवी और बेटे को देखकर खुश हो जाता है। वो उन्हें गले लगाता है और उन्हें बताता है कि ना तो वो बाहर निकलेंगे और ना ही किसी के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ माइक्रोफोन्स और कैमरास लगे हुए हैं। उसके बाद ईथन शेरिफ और उस नर्स के पास जाता है और उनसे पूछता है कि उसकी बीवी और बच्चे को किस तरह लाया गया है। दोस्तों ईथन शेरिफ से बात कर ही रहा होता है कि अचानक नर्स को कॉल आ जाती है। उसके बाद ईथन समझ जाता है कि इनका बड़ा बॉस कोई और है, ये तो सिर्फ मोहरे हैं। उसके बाद टाउन में ईथन को डॉक्टर चैंग मिलता है और ईथन को बोलता है कि इस टाउन को छोड़ने का ख्याल दिल से निकाल दो। दोस्तों उसके बाद ईथन कैट को दूर कहीं घने जंगलात में ले जाता है ताकि वो उससे बात कर सके। ईथन का बेटा बेन ईथन और कैट को घने जंगलात में जाते हुए देखता है और वो अपनी माँ को बता देता है। ईथन के पूछने पर कैट उसे बताती है कि वो यहाँ पर 12 साल से रह रही है। जो यहाँ पे रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों ईथन जब अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पर उसकी बीवी और बेटा नहीं होते और टेबल पर एक वेडिंग रिंग पड़ी होती है। जब ईथन उनको तलाश करने के लिए निकलता है तो दोनों को वाल के सामने देखता है, जहां शेरिफ उनके सामने बंदूक ताने खड़ा होता है। दोस्तों ईथन शेरिफ की तरफ भागता है और फिर उसे नीचे गिरा देता है। दोस्तों उसके बाद ईथन का बेटा गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करता है और शेरिफ के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। दोस्तों उसके बाद ईथन शेरिफ की जेब से वाल के गेट की चाबियां निकालता है ताकि वो वहां से बाहर निकल सकें।
तभी एक भयानक सी आवाज़ आती है और उसे शेडफ की मौत हो जाती है और उस आवाज़ के साथ ही कोई चीज़ उसे अपनी तरफ खींच लेती है। ये देखकर ईथन और उसकी फैमिली वाले डर जाते हैं और वापस उसी घर में चले जाते हैं। ईथन अपनी फैमिली से कहता है कि अब हम यहाँ पर नॉर्मल रहेंगे और यहाँ से भागने की तरकीब सोचेंगे। तभी उन्हें एक मेल आता है जिसमें स्कूल एकेडमी की तरफ से बेन को एक यूनिफॉर्म मिलती है। उसके बाद ईथन पुलिस स्टेशन जाता है ताकि कुछ गन्स ले सके। तभी अचानक टाउन का मेड ब्रेड आ जाता है और ईथन को मुबारकबाद देता है कि आज से वो एक नया शेरिफ है और उसे बताता है कि ऑनरेड ने रिटायरमेंट ले ली है। यहाँ तक कि उनके लिए केक लाता है और उनकी तस्वीर बनाता है और फिर उसे मुबारकबाद देता है और फिर टाउन के रूल भी उसे मानने को कहता है। लेकिन ईथन इनकी बात मानने का नाटक करता है। अगले दिन हम बेन को एकेडमी में देखते हैं जहां पर बेन अपनी टीचर से मिलता है यानी मेयर की दूसरी बीवी मैगन से मिलता है। वो एक साइकियाट्रिस्ट भी होती है जिसे स्टूडेंट्स के माइंड को बदलना होता है। दोस्तों इसके बाद ईथन अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और उसे वेवन टाउन की पुरानी फाइल मिल जाती है। वो इस फाइल की स्टडी करके टाउन के सारे राज जानने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि टाउन में रहने वाला मिकाइल नाम का आदमी टाउन के हालात खराब करने की कोशिश करता है और सभी लोगों को दीवार तोड़ने के ट्रिक्स भी बताता है। नर्स ईथन को बोलती है कि इसकी सज़ा उसे सज़ाए मौत दी जाएगी, लेकिन ईथन उसकी बात नहीं मानता। उसे एक अनजान व्यक्ति की कॉल आती है और उसे बताती है कि उस शख्स को वो सज़ाए मौत दे। दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि बेन की नई बनी दोस्त उसे खिड़की के पास खड़े होकर उसे इशारे कर रही होती है। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि ईथन के शेरिफ बनने पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। उसमें टाउन के सारे लोग मौजूद होते हैं जिसमें मेयर की बीवी और दूसरे लोग भी मौजूद होते हैं। उसके बाद नर्स ईथन को सबके सामने शेरिफ अनाउंस करती है। दोस्तों उसके बाद ईथन पुलिस स्टेशन में जाकर मिकाल को आज़ाद करता है और अपने साथ ले जाता है और उससे कुछ सवाल पूछने के लिए। मिकाल ईथन से कहता है कि हमें इस दीवार के अंदर रखने से दो मकसद हो सकते हैं, एक यहाँ हमें रखने के लिए और दूसरा दीवार के बाहर यहाँ पर आने वाले खतरे को रोकने के लिए। ये कहकर मिकाल ईथन को गले लगाता है और उस दीवार की तरफ भागता है, लेकिन उसे बिजली का झटका लगता है, वो वहीं पर मर जाता है। दोस्तों मिकाल के मरने के बाद ईथन की बीवी को एक जॉब मिल जाती है। दोस्तों अगले दिन ईथन वहां से स्केप करने की कोशिश करता है और एक पहाड़ी के ऊपर एक बड़ी सी चट्टान पर चढ़ता है। तभी उसे एक क्रेचर नजर आता है। वो उस पर फायर भी करता है लेकिन वो गायब हो जाता है। दोस्तों अगली सुबह नक्शे की मदद से ईथन दूसरे शहर जाने का रास्ता देखता है। दूसरे सीन में हम बेन को स्कूल जाते हुए देखते हैं और टेरेसा जॉब के लिए अपने ऑफिस की तरफ आ जाती है। वहां पर उसे एक नया व्यक्ति मिलता है। दोस्तों वो नया शख्स बहुत ज्यादा परेशान होता है। टेरेसा उसे नए मकान में ले जाती है, एक वॉशिंग मशीन चलाती है ताकि उसके शोर से उसे सारी हकीकत टाउन के बारे में बता दे। टेरेसा उस टाउन की सारी हकीकत उसके सामने रख देती है। उसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं बीन और दूसरे स्टूडेंट एक सफ़ेद रूम में बैठे होते हैं जहां पर मेयर की बीवी एक प्रोजेक्टर पर वीडियो दिखाती है और उन्हें बताती है कि उन्हें इस टाउन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। वो स्टूडेंट्स को एक अजीब सा क्रिएचर दिखाती है जिसे अबे कहा जाता है। ये इसी टाउन में जंगलों में रहता है। दोस्तों मेयर की बीवी स्टूडेंट्स को कुछ कॉइन्स देती है जहां पर 2095 की डेट लिखी होती है। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये 2014 का साल नहीं होता, बल्कि ये सभी लोग 4028 साल में होते हैं। मैगन उन्हें बताती है कि यहाँ पर सभी लोगों को एक सिलेक्शन द्वारा लाया गया है और वो उन्हें बताती है कि वो 3000 साल से हाइबरनेशन चैम्बर में थे और उन्हें यहाँ पर लाने वाला प्रोग्रामर जिसका नाम डेविड है, जिसने इन्हें सिलेक्ट किया है और वो सब कुछ देख रहा है। दोस्तों अगले सीन में हम ईथन को देखते हैं जो अपनी गंध मिटाने के लिए जानवर का मांस अपने ऊपर लगाता है, लेकिन क्रेचर उसका पीछा करता है। और फिर दोस्तों ईथन जंगलों से निकलता हुआ ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर वो शहर को देखता है जो कई सालों पहले तबाह हो चुका है। ईथन ये सब देखकर हैरान हो जाता है। उसी समय एक हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आता दिखाई देता है और वो उसकी तरफ लैंड करता है। दोस्तों असल में डॉक्टर जैंग ही डेविड होता है जिसने मुकम्मल प्रोग्रामिंग की होती है। और फिर दिखाया जाता है कि इस टाउन के अलावा सारी दुनिया तबाह हो चुकी है और यही टाउन रहने के लायक बचा हुआ है। दोस्तों डेविड ने ये जगह इंसानों को बचाने के लिए बनाई थी और चंद खास लोगों को एक्सीडेंट का बहाना बनाकर चैम्बर में रखा गया था ताकि फ्यूचर में दोबारा इनको जिंदा करके इनसे मदद ली जा सके। और ईथन और उसकी फैमिली उनमें से एक थे। दोस्तों उसके बाद मूवी का एंड हो जाता है।